वेलकम बैक डियर ऑल। तो आज हम देखेंगे चौथा अध्याय, अध्याय नंबर 4, चैप्टर 4, जलवायु, क्लाइमेट। तो इंडिया के बारे में हम देख रहे हैं। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट जो बुक है उसके अंतर्गत का ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्र से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं होती, अतः उत्तर-पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आते हैं। तो यहाँ पर बात सीधी-सी ये समझने वाली है कि जो जलवायु है, वो जलवायु सामान्यतः आप कैसे समझ सकते हैं एक सरल भाषा में। तो यहाँ पर हम जो जैसे हमारे पास समर सीजन आता है तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो हम चेंज कर लेते हैं। जैसे विंटर सीजन आता है तो तब हम कपड़े चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो हमारे वस्त्र हैं, जो हमारा खान-पान है, तो वो भी बहुत हद तक जलवायु को देखते हुए हम बदलते हैं। ठीक? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बेसिकली बताई गई हैं। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी-जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। तो यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई है कि जो सीज़न है और जो क्लाइमेट है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। मौसम जो होता है वो क्षणिक कुछ हो अवस्थाएँ होती हैं। जैसे हम ये कह लें कि अ, आज दोपहर को बारिश हो सकती है, आज मौसम खराब रहेगा, आज मौसम अच्छा है। वैसे ही आज जलवायु अच्छी है या आज जलवायु खराब है, ऐसा आप नहीं कहेंगे। जलवायु जो होती है वर्षों का इसमें डेटा फीड होता है। ठीक? अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। अब आगे चलते हैं। मानसून जलवायु में एकरूपता एवं विविधता। तो जो मानसूनी जलवायु है उसमें एकरूपता और विविधता किस तरीके से पाई जाती है ये हम देखेंगे। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं को का जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में
लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दिसंबर की किसी रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को थिरुवनंतपुरम, चेन्नई में 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें, तो उसमें भी भिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। उदाहरणतः केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर पाया जाता है। किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो वहाँ रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुँचता है। तो यहाँ पर जो भी ब्यौरे दिए गए हैं कि तिरुवनंतपुरम में इतना टेम्परेचर है, चूरू जिले में इतना टेम्परेचर आ रहा है, तो इंडिया की जो टोटल एरिया है या क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, कहीं पे बहुत कम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। थार के मरुस्थल में दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रात को बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएँ भारत में होते रहती हैं। अब ये होगा क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि भारत का एरिया काफ़ी बड़ा है, क्षेत्रफल काफ़ी है। ठीक? चलिए। आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्णन के प्रकारों में ये अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासेनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेमी से ज़्यादा होता है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद 9 सेमी से अधिक होती है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित पुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। उत्तर पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान, मूसलाधार वर्षा, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत व शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत की अब जो इंडिया की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसको इफ़ेक्ट पहुँचाने वाले या इफ़ेक्टिव बनाने वाले जो कॉजेज़ हैं, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। चलिए। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बाँटा जा सकता है। पहला है स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, दूसरा है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। पहला देखते हैं हम, स्थिति अथवा या तथा उच्चावच संबंधी कारक। स्थिति तो आप जानते ही हैं, लोकेशन है इंडिया की, और दूसरा उच्चावच मतलब ये होता है कि इंडिया की जो टोटल रीजन है, टोटल एरिया है, वो सिमिलर नहीं है कहीं पर भी। उसमें डिफरेंशिएशन है, कहीं पर बहुत बड़ी रॉक है,
कहीं पर बहुत गहरी खाई है, कहीं पे डेल्टा है, कहीं पे फॉरेस्ट कवर एरिया है, कहीं पे स्नो कवर एरिया है, कहीं पे डेज़र्ट है, कहीं पे कोल्ड डेज़र्ट है, कहीं पे रिवर है, तो पूरा डिफरेंट है, ठीक है ना? तो इस आधार पर भी हमारी क्या होती है, जलवायु निर्धारित होती है। तो पहला फैक्टर हम देखेंगे स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। अक्षांश, लैटिट्यूड है। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। अगला है हिमालय पर्वत। तो जो हमारा अक्षांश है भारत का, अक्षांशीय विस्तार, तो उसके आधार पर भी भारत में जलवायु में विविधता पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होते हुए जाती है, तो बीचों बीच होते हुए जाने के कारण से भी भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु हमें देखने को मिलती है। और ज़्यादातर ये भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उस रेखा से नज़दीक में पड़ता है। 876 किलोमीटर दूरी है उससे, तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगला है हिमालय पर्वत। तो हिमालय भी इसके लिए जिम्मेदार है। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला महाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंड पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर-पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। अगला है जल और स्थल का वितरण। तो जो वाटर और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्र से दूरी। तो जो डिस्टेंस है सी से इंडिया की, तो वो भी बहुत हद तक डिपेंड करती है हमारे मानसून को जलवायु को प्रभावित करने में। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसम परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, तो हाइट अब इसमें निर्धारित कर रहे हैं सी लेवल से। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरण आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, चलिए अगला है उच्चावच। हम उच्चावच कहें या रिलीफ्स कहें, बात एक ही है। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं,
जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवनभिमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक, तो एयर प्रेशर एंड विंड से रिलेटेड जो हमारे कॉजेस हैं उनको हम देखेंगे। भारत की स्थानीय जलवायुओं में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। पहला इसमें वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण, और शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। उपयुक्त उपयुक्त 3 कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग-अलग भली-भांति समझा जा सकता है। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, तो शीत ऋतु में देखते हैं मौसम की क्रियाविधि क्या चलती है। धरातलीय वायुदाब एवं तथा पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत व उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्थान पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र के बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क वायु महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। कई बार इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भाग भारत इन शुष्क एवं उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव से में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाड़े के मौसम में या भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु की दिशा, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे यहाँ पश्चिमी जेट प्रवाह चल रही है। जेट प्रवाह परिसंचरण, अब ये जेट प्रवाह क्या है जी, इसको भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक। जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली संहतों में चलती हैं। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल व धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार की जलवायु संचरण होता है। ऊपर वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों को प्रभावाधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं और 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यह आप याद रखें। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है। इसके परिणामस्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बंट जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है।
तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अब ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक बनता है। जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है और उष्णकटिबंधीय साइक्लोन जो हमारे बन रहे हैं। चलिए, पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनें यहाँ पर आप देख सकते हैं। उच्च वायुदाब यहाँ पर भी उच्च है, उच्च वायुदाब, ठीक। और यहाँ पर बनेगा क्या? लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड फ्लो होती हुई जाती है इस तरीके से, ठीक है ना? ठीक। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। क्या आपने अपने दूरदर्शन पर प्रसारित मौसम रिपोर्ट के में इन चक्रवातों की चाल को देखा है? तो उसमें भी आप लोग इसे देख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, तो भारत में जब समर में जो सीजन है उसकी जो क्रियाविधि है उसके बारे में जब हम स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें और समझ में आती हैं। तो ये भी एक बार देख लेंगे। धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। भारत में जब गर्मी हो रही है, गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि भूमध्य रेखीय द्रोणी आईटीसीजेड के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच अंतर संबंध है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। आईटीसीजेड निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं में से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होता है। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाती है। तो मानसून को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो आईटीसीजेड है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये अभिसरण क्षेत्र जैसे ही भारत में जिस स्थान पर बनना शुरू होता है उस स्थान पर रिक्त वायुदाब पड़ जाता है या लो प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड फ्लो होकर उसे भरने के लिए आती है, जिस वजह से मानसून हमारा इफेक्टिव होने लग जाता है। तो यही प्रक्रिया इसमें बताई गई है। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण। वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभमंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं होता। तो मानसून आगमन इस तरीके से होता है। यह है आपका ग्रीष्म ऋतु में भारत में 13 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर चलने वाली पवनों के बारे में बताया गया है।
पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। लो जी, यहाँ पर आपको पता चल गया उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या आईटीसीजेड क्या है। तो इसे भी देख लेते हैं एक बार। विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः विषुवत वृत्त क्या है? इक्वेटर, ठीक है ना, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इ इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में आईटीसीजेड 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी-कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। आईटीसीजेड के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। कॉरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर हो जाती है। यह दक्षिण-पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में आईटीसीजेड दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसके अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण-पश्चिम से बदलकर उत्तर-पूर्व की ओर हो जाती है। यही उत्तर-पूर्वी क्या है? मानसून है। ठीक है ना? चलिए, भारत मानसून की प्रकृति। तो इंडिया में जो मानसून का नेचर है, उसके बारे में बात होगी। मानसून एक सुपरिचित जलवायुवी घटक है, परंतु उसके बारे में देखिए, मानसून जो है ना, इंडिया में जो भी हमारे यहाँ सीज़नल चेंजमेंट हैं या हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है, जब हम क्लाइमेट का इंडिया में अध्ययन करते हैं, तो अगर हम मानसून को नहीं पढ़ेंगे, तो ये मान लीजिए कि हमने इंडिया के क्लाइमेट को जाना ही नहीं। आपने ये तो पता कर लिया कि इंडिया में क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने के लिए ये फीचर उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, उच्च आवर्त, लैंडफॉर्म है आपका, और ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, जेट स्ट्रीम्स हैं, आईटीसीजेड है। बट मानसून सबसे प्रभावी कारक है। मानसून अगर आपने पढ़ लिया तो आप जलवायु के बारे में भारत की निश्चित रूप से बता सकते हैं। तो एक बार इस जलवायु को देख लेते हैं। सॉरी, मानसून को। मानसून एक सुपरिचित जलवायुवी घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे प्रेक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। मानसून की सभी मानसून की सही प्रकृति, न उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। पिछले कुछ वर्षों या दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार हैं। मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना, वर्षा लाने वाले तंत्र, उदाहरण उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसूनी वर्षा की आवृत्ति एवं वितरण के बीच संबंध, मानसून में विच्छेदन।
नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम देखते हैं, अल नीनो भारतीय मानसून। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन तथा हम्बोल्ट धारा। अपनी एटलस में इन धाराओं की स्थिति ज्ञात कीजिए पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाना। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग किया जाता है। 1990 से 91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश में अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी आ गई थी। तो मानसून बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है अल नीनो के कारण से, ठीक है ना। तो अल नीनो जो है चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये अल नीनो 5 से 10 साल में अपना रिपीटिशन करता है और उस आधार पे भारत में अपने पैर पसारता है। तो अल नीनो भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां। तो 1 जून से यहाँ से स्टार्ट होता है मानसून। तो सामान्यतः इस तरीके से आपका 15 जुलाई तक भारत को कवर करके मानसून चला जाता है। मानसून का आरंभ। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, ये मानसून का आरंभ हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बने रहिए मेरे साथ। तीसरा चैप्टर जलवायु जो है जल्द ही कंप्लीट हम कर लेंगे। और सिर्फ चैप्टरों को कंप्लीट करना ही हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट ये भी होना चाहिए कि हमें चीज़ें समझ में आएँ और हम कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखें। ये अभी लॉकडाउन के समय पे आपकी क्लासेस चल रही हैं। बेशक अभी ये क्लासें उतनी उपयोगी आपको नहीं लग रही होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। आप फ़ायदा उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।